Recording in progress. देखो दोस्त, आज ये जीओसी लेक्चर 4 शुरू करना है हमको। उसमें हमने आपको जो पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताया था उसके बेसिस पे रेजोनेंस भी शुरू कर दिया था। तो जीओसी लेक्चर 4 मेन एक्चुअली क्या है कि रेजोनेंस इफेक्ट ही है जो कंटिन्यू कर रहा है। कॉपी में अपने लिखना शुरू करिए। ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंपेयर देयर एनर्जीज इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। एक एक करके हम मॉलिक्यूल और आयन बताएंगे और आपको इनकी रेजोनेंस एनर्जीज कंपेयर करनी है। इनके सारे के सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम वन बाय वन आपको बता देते हैं। इजी है लेकिन बनाना जरूरी ये। हम आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि प्लस चार्ज हो तो इसको ऐसे सिंगल प्लस अल्टरनेट ये सब रटने वाले तरीके नहीं। आपको जब भी दिखे आप एक्चुअली में जैसे अटेम्प्ट किया जाता है वैसे ही अटेम्प्ट करो। जब ये कॉपी कर लो तो बताओ दोस्त, हो गया? यस हाँ सर। भैया। यस सर। अच्छा तो भैया देखिए, ड्रॉ ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए देखिए, शुरू करें दोस्त? बाकी लोग बताओ भैया, कुछ बता नहीं रहा तुम लोग। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है दोस्त। नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे ही ये डबल बॉन्ड देखेगा, डबल बॉन्ड बोले तो हम उसको रेड पेन से लिख देते हैं। मान लो बेंजीन के डबल बॉन्ड, तो ये जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है एक तरह से। तो हमने बोला किसी भी पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है जब वो अपनी विसिनिटी में, रादर अपने हेड पे या अपने एकदम एडजेसेंट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल को देखता है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड जो है इसके एकदम विसिनिटी में, रादर इसके हेड पे, या हम बोल सकते हैं इसके एडजेसेंट पोजीशन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट होगा और ये अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के ले आएगा इधर की तरफ। ऐसे तोड़ेगा कि जिससे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने का मौका मिल जाए। इसी को हम बोलते हैं रैपिड इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बॉन्ड की ब्रेकिंग हेटेरोलिटिकली हुई है। हेटेरोलिटिकली होने का रीजन ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसके विसिनिटी में या उसके एडजेसेंट पोजीशन पे। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एडजेसेंट पोजीशन पे तो बॉन्ड होमोलिटिकली नहीं ब्रेक होता, हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है। अगर सपोज करो यहीं पे फ्री रेडिकल होता, जिस जगह पे NH2 है उस जगह पे कोई फ्री रेडिकल होता, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में रख सकता है जब उसके आसपास इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दिखते हैं। तो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल की विसिनिटी में या किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग सेगमेंट के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है या फ्री रेडिकल है तो वो मल्टीपल बॉन्ड अपने आप को ब्रेक कर लेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है तो हाइड्रोलिटिकली ब्रेक करेगा, अगर वो होता फ्री रेडिकल तो होमोलिटिकली ब्रेक करता, जिससे कि जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल है उसको वो अकोमोडेट कर ले। तो क्या होगा, नाइट्रोजन का पहले तो ये रेड पेन से होगा, टूट गया, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा इस पे, ऐसे अटैक कर जाएगा। अब अटैक करेगा तो ठीक है, तो आपको पता लग गया दूसरा वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो हम पहले एरो एक ही बनाते हैं, मान लो ऐसे फॉरवर्ड वाला एरो बनाते हैं, अभी दूसरा वाला अपने आप समझ जाओगे जब बैकवर्ड पे आएंगे। तो क्या हो रहा है दोस्त, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो अब जब देखोगे आप कॉपी में बनाते रहना इसको भैया। तो नेगेटिव चार्ज तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन में मिलेगा, आपको पता है हमने नेगेटिव पे ऐसे दो क्यों लगाते हैं, बता चुके हैं पहले भी। ऊपर रहेगा NH2 और NH2 के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई। जब भी नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है उस पे आपको पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख के फिर ये जो रेड वाला आपका पाई बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। वो बोलेगा भैया ऐसा है, हमारे एडजेसेंट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल पड़ा है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम अपने बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली ब्रेक करेंगे जिससे कि वो न्यूक्लियोफाइल को हम जगह दे दें अटैक करने की। अगर फ्री रेडिकल होता जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसकी जगह पे तो होमोलिटिकली ब्रेक करता। अभी बताएंगे उसमें भी रेजोनेंस बताएंगे। तो पहली बात तो ये न्यूक्लियोफाइल को देख के जो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंट्रामॉलिक्यूलर लगेगा, उसी को रेजोनेंस बोल रहे हैं। जिससे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका वो अटैक कर जाएगा। तो ये अटैक कर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो देखो। तो इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में आओगे, अभी हम सिंगल एरो बना रहे हैं, रेजोनेंस का सिंबल अभी थोड़ी देर में बना देंगे। तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन एक यहाँ पे आ चुकी है और एक यहाँ पे माइनस चार्ज आ चुका है नीचे की तरफ,
और ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड NH2 आ चुका है। देखो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आप समझो ऐसा भी स्लो नहीं है ये, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और एक पाई बॉन्ड इधर भी है अभी यहाँ पे। अब इस नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को देख के इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा और ये भी टूट के चला जाएगा आगे की तरफ। किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग सेगमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लग सकता है जब उसके एडजेसेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल हो। तो यहाँ पे टूट जाएगा और उस टूटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कर जाएगा इस जगह पे। भाई जहाँ पे वो खाली छोड़ के पॉजिटिव जाएगा वहां पे अटैक कर जाएगा। अब अटैक करेगा तो फिर उसके बाद का स्टेट देखिए क्या होगा। अटैक करने के बाद देखो दोस्त, ये नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे भी सिंगल एरो बना रहे हो, समझ पा रहे होगे तुम लोग। तो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे आओगे तो ये ऐसे है, डबल बॉन्ड की पोजीशन लेफ्ट साइड ऐसे कुछ जगहों पे ऐसे डबल बॉन्ड आ चुका है, माइनस चार्ज यहाँ पे रह गया है और डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2 प्लस है अभी भी। अब डबल बॉन्ड NH2 प्लस है तो भैया ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज बनना है उसको देख के मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके टूट के चला जाएगा इस पे ऐसे, इधर की तरफ टूट जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, वही आपको बताया, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग सेगमेंट के एडजेसेंट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं तो उनको अकोमोडेट करने का पूरा रास्ता देता है वो, और अपने आप को टेम्पररली ब्रेक कर लेता है। लेकिन अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो वो टेम्पररली क्या परमानेंटली हो जाएगा। तो ये बन जाएगा और यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है फाइनली, वो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक पेन से, उसे देखो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये फिर से अगेन एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर आ गया और NH2 आ गया। लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड की पोजीशंस अलग अलग है। तो फिर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के तरीके, आज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे, वो अपने आप को हेटेरोलिटिकली ब्रेक करेगा ऐसे इधर की तरफ। पाई बॉन्ड चाहे अंदर की तरफ से टूटना दिखाओ, बहुत लोग बोलते हैं बेंजीन के अंदर से, अरे ठीक है कैसे भी दिखाओ चलता है। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करा देना। जैसे ही आप अटैक कराओगे फिर स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा भैया, इसके पीछे वाला मिलेगा, बताओ दोस्त। Yes, हेलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे ही आप Yes, ये sir. फिर पीछे Yes, चलते sir. चले जाओगे। तो रेजोनेंस में इसीलिए सिंबल बोलते हैं कि ये दोनों वाला सिंबल होता है, ऐसा आपको पिछली क्लास में कराए हैं। इधर भी एरो इधर भी एरो, मतलब कभी ये आगे वाला भी बनाता है, कभी ये पीछे वाला भी बनता है। तो ये टोटल 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं और इन 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से ही एनिलीन बनाया जा रहा है बेंजीन के ऊपर NH2। समझ रहे हो, एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर था क्या, हमें जो दिया था वो PHNH2 था, या बेंजीन के ऊपर NH2, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हमको दिया गया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और बोला था इस सॉरी, ये हमें दिया गया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एनिलीन जिसे बोलते हैं। बोला था इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इन 5 स्ट्रक्चर्स का एवरेज आएगा दोस्त। ठीक है भैया, बनाया एवरेज, कॉपी कर लिए, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. साथ Yes, साथ sir. करते रहा Yes, करो sir. दोस्त। तो अभी इनकी एनर्जीज भी कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, यहाँ देख लो भैया छूट ना जाए किसी से। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा इसको लिटा देते हैं, ये और ये। तो यहाँ पे बोलोगे ये तो NH2 है, NH2 प्लस बोले तो ऐसे NHH, ये तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड था। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ऐसे। और ये बेंजीन के अंदर हर जगह पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि कभी सिंगल था कभी डबल था तो पार्शियल पाई आएगा। बाद में इसी को तुम सर्कल से बना देते हो, गोला जो होता है बेंजीन के अंदर राउंड राउंड। नेगेटिव क्या है, इसके रिस्पेक्ट में कभी ऑर्थो पे नेगेटिव था कभी नहीं था, कभी पैरा पे नेगेटिव था कभी नहीं था, कभी ऑर्थो पे नेगेटिव था कभी नहीं था, और नाइट्रोजन पे कभी पॉजिटिव था कभी नहीं था। तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन डेल्टा डैश पॉजिटिव, कीपिंग इन माइंड कि ये जो डेल्टा डैश है पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली में 3 डेल्टा माइनस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तभी वो चीज होगी। क्यों, एनिलीन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी तो है, समझ रहे हो भैया। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, Yes, sir. ठीक है, ये एक्चुअल Yes, sir. स्ट्रक्चर हो गया एनिलीन का। लेकिन अभी एक्चुअल के स्ट्रक्चर के बाद अगर हम एनर्जीज इनकी कंपेयर करवाते हैं, जैसे एनर्जीज इनका हम लिख देते हैं, सपोज करो कोई एनर्जी, मतलब ऐसे ही ये ऊपर से देखिए, पहले वाले की एनर्जी है E1,
दूसरे वाले की एनर्जी है E2, ऐसे तुम लोग भी लिख लेना। तीसरे वाले की एनर्जी है E3, आप जैसे भी चाहते हो लिख लो। फोर्थ वाले की एनर्जी है E4, एंड फिफ्थ वाले की एनर्जी है E5, एंड लास्ट वाले की एनर्जी है E6। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी है E6, इसकी एनर्जी। अब तुम बताओ इसमें E1 E2 E3 E4 E5 E6 में क्या बड़ा क्या छोटा, क्या कैसे है, इसमें कुछ बताओ। देखो E6 तो बताओ क्या है E6 के बारे में, सबसे कम होगा E6। Yes, sir. यस सर, सबसे कम। बहुत Yes, sir. बढ़िया दोस्त, Yes, रेजोनेंस sir. हाइब्रिड है। बाकी बताओ बे क्या होगा इसमें, बाकी वाले नहीं बताओगे। क्या लग रहा है तो तुम फिर लोगों को E1 E1? की होगी, तो फिर E1 की होगी। कुछ आइडिया दो तुम लोग E1 E2 E3 में। ठीक है, एक लोग बता रहे हैं, और कुछ बताओ दोस्त, तुमने आधा आधा अभी पूरा नहीं बताया। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, अरे बाकी लोग नहीं बताओगे क्या भाई? सर बहुत E2 दिमाग। E3 और E4 सर E5 E2 बराबर E3 होगी, और E4 E5 बराबर होगी। E5 नहीं लो उसमें। सर E2 E E4 सेम होगा और E3 उससे ज्यादा सेम होगा और E3 उससे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज का ऑर्डर आप लोगों ने लग रहा है देखा नहीं है ठीक से। देखो दोस्त, रेजोनेंस में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जीज में हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहला होता है ऑक्टेट कंप्लीशन। रूल्स टू कंपेयर स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनके रूल्स होते हैं, रूल्स कुछ होते हैं टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। पहला रूल क्या होता है उसमें, सब ऑक्टेट कंप्लीशन चेक करते हैं। तो इन सब में हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है पांचों में। दूसरी चीज होती है कि मॉलिक्यूल शुड बी चार्ज लेस, तो हम लोग उसको ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। तो E1 और E5 वाले, इन पांचों में कंपेयर कर रहे हैं अभी, E1 और E5 वाले रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू E2 E3 और E4। फिर अगर कोई बोले नहीं अगर चार्ज है तो चार्ज है तो हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज चाहते हैं। तो यहाँ तो खैर जो भी जिस पे पॉजिटिव है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, बचे हुए तीन स्ट्रक्चर में। नाइट्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव है, कार्बन पे हमेशा नेगेटिव है। और चौथी चीज ये होती है कि अनलाइक चार्जेस पास पास होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होने चाहिए। ये चार तरीके होते हैं जिससे किसी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर की जाती है। लिखो साले कहीं पे, लिखो रूल्स टू कंपेयर एनर्जीज या स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। लिखे भैया, रूल्स टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। हेलो, समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, रूल्स sir. टू कंपेयर, रूल्स टू Yes, sir. कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला रूल लिखिए, पहला रूल लिखिए कि ऑक्ट, वही लिख लो, सबके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। पहला रूल ये होता है सबके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करते हैं, अगर सबके ऑक्टेट कंप्लीट है रिलेटिवली तो वो ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीशन से देखोगे तो इनमें हर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट हमेशा ही कंप्लीट दिखेगा। हर एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। बताओ भैया, लिख लिए इसको, पहला वाला ऑक्टेट कंप्लीशन। हाँ दोस्त, बताया करो बे तुम लोग। दूसरा वाला लिखो कि ऑक्टेट कंप्लीट अगर है तो मॉलिक्यूल शुड बी चार्जलेस। तो जो चार्ज ऑक्टेट, अगर ऑक्टेट भी कंप्लीट है और चार्जलेस है तो रिलेटिवली वो ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा। तो मॉलिक्यूल शुड बी चार्जलेस, ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर या इंटरनली भी चार्ज वार्ज नहीं होने चाहिए उसमें। ओवरऑल चार्ज भी जीरो और वो इंटरनली भी कोई चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर हो गया ये? हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है sir. दोस्त, यस ठीक है। सर। तीसरा वाला पॉइंट लिखो। वो तीसरा वाला पॉइंट है कि भाई इफ चार्जेस आर प्रेजेंट, लिखिएगा इफ चार्जेस आर प्रेजेंट तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव चार्ज शुड बी एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इफ चार्जेस आर प्रेजेंट तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव चार्ज शुड बी एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिख लिया इसको, पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव चार्ज शुड बी एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर हो गया भैया?
पॉजिटिव चार्ज Yes, इलेक्ट्रो sir. पॉजिटिव नेगेटिव। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और नेक्स्ट Yes, वाला sir. पॉइंट जो है अभी आगे चल के अगला वाला पॉइंट लिखिए कि अनलाइक चार्जेस नजदीक होने चाहिए और लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए एक दूसरे से। अनलाइक चार्जेस पास पास होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस नियर बाय पोजीशंस पे होने चाहिए। अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बगल बगल हो सकते हैं, मतलब जितना जितना इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस वो जितना रिड्यूस आप कर सकते हो उतना रिड्यूस कर दो, और लाइक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना दूर कर सकते हो दूर कर दो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है तो नजदीक एकदम रखना उन लोगों को। यही रूल्स होते हैं, कॉपी कर लिए इनको भैया? हेलो, साले Yes, sir. बोलते नहीं है लोग, अब हम लोग को Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो हो गया, ये Yes, कॉपी sir. कर चुके हो ना सब। अब ये बताओ E1 E2 E3 E4 E5 E6, E6 तो वैसे ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। E1 और अच्छा तो इन पांचों में देखो पहला रूल, ऑक्टेट सबके कंप्लीट हैं, बोलोगे इसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीशन से तुम ये जज नहीं कर सकते कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है इन पांच स्ट्रक्चर में। दूसरा तरीका क्या होता है कि भैया आप देखोगे मॉलिक्यूल शुड बी चार्जलेस, तो जो 1 और 5 वाला स्ट्रक्चर है ये चार्जलेस है, तो 1 और 5 वाले एक्चुअली में 2 3 4 से ज्यादा स्टेबल होंगे, और लकीली 1 और 5 वाले इक्वली स्टेबल होंगे, क्योंकि इनमें एकदम सिमिलैरिटी है। 1 और 5 वाले E1 इक्वल टू E5 हो जाएगा है भैया। फिर Yes, उसके sir. बाद जो है उसके बाद Yes, sir. E2 E3 E4 पे आते हैं। E2 E3 E4 पे आओगे तो उसमें पॉजिटिव E2 और पे है E4 सब इक्वल पे, हो जाएंगे। नाइट्रोजन पे ही पॉजिटिव है और कार्बन पे नेगेटिव। E2 और E4 इक्वल हो जाएंगे। बहुत रुक जाओ बच्चा, मतलब बताने दो, नाइट्रोजन पे ही पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो हमें वो रूल जो भी है कि पॉजिटिव चार्ज एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट पे हो गया और नेगेटिव चार्ज एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट पे, तो इन तीनों में मतलब हम उससे जज नहीं कर सकते। अब क्या है, फिर आता है कि अनलाइक चार्जेस नजदीक होने चाहिए, तो E2 और E4 इक्वल है, देखो एकदम नजदीक है। E3 थोड़ा सा दूर है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो आएगा वो E3 आएगा, फिर E2 और E4 होंगे, और फिर E1 और E5 होंगे, और उसके बाद E6 आ जाएगा। कंपेयर कर दे इसको भैया, ठीक है हो गया। Yes, sir. हाँ तो Yes, E3 sir. की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E2 और E4, ये दोनों इक्वल है। E2 E4 ठीक तो है, और इसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E1 और E5, और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी E6 के साथ। किसी को डाउट इसमें हो गया? Yes, sir. समझ रहे हो बच्चा? Yes, sir. Yes. बहुत Yes, बढ़िया sir. दोस्त। Yes, sir. तो ये Yes, रेजोनेंस sir. एनर्जीज कंपेयर करने का ऑर्डर होता है, आप चेक कर लो, मतलब इन केस का भी कोई पूछ ले तुमसे, एक आध एग्जांपल और कराएंगे रेजोनेंस वाले, उनको देख लो बस, मतलब वो तुम ही लोगों से करवाएंगे, हम थोड़ी करेंगे। देख लो भैया, रेजोनेंस कंपेयर करने का एक और मतलब, एक मॉलिक्यूल देख लो नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे हम आपसे बोलते हैं, सपोज करिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, CH2 माइनस, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। तो CH2 माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, उसको हमें रेजोनेंस करवाना है, माइनस चार्ज है ये। तो CH2 माइनस है वो, उसको रेजोनेंस करवाना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऐसे पाई बॉन्ड। तो भैया वही बोला है कि पाई बॉन्ड के अगर एडजेसेंट पोजीशन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो अपने आप को ब्रेक कर लेगा, ब्रेक करेगा, जिससे कि उस एडजेसेंट पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल पड़ा है उसको वो अकोमोडेट कर ले या रिएक्शन करवा ले, तो वो माइनस चार्ज अटैक करेगा ऐसे ही। अरे रुको, इसी में हम एडिट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल अलग से दे देते हैं ना तुमको, जिससे पता रहे कि इसका हमें बनाना है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका बनाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले शुरुआत ऐसे ही करोगे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के पास जो भी है ऐसे डबल बॉन्ड, मतलब बनाना चाहिए दोस्त, 11th में इसको बहुत फोकस करते हैं, मतलब दे के पूरे क्लास में चेक करते हैं किसने नहीं बनाया, नहीं बनाया तो फिर उसको फिर निकाल देते हैं क्लास से, क्योंकि वो बच्चा नहीं करेगा तो कैसे आगे मैकेनिज्म लिख पाएगा।
तो इस मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा क्योंकि इसके एडजेसेंट पोजीशन पे ही न्यूक्लियोफाइल रखा हुआ है, जिससे कि वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक कर पाए, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब रादर ये हो जाएगा, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पे, सिंबल वही। तो नेगेटिव चार्ज जो बना है वो इस पोजीशन पे आ गया, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड की पोजीशन CH2 माइनस था ऊपर, तो न्यूट्रल हो जाएगा CH2। अब CH2 अब रहेगा न्यूट्रल पोजीशन पे। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन उसके साथ बने हुए दोनों CH2 न्यूट्रल रहेंगे। और डबल बॉन्ड की पोजीशंस अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसी हैं। अब न्यूक्लियोफाइल लिखेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि उसके एडजेसेंट हम ऐसे न्यूक्लियोफाइल पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का लेके तोड़ के लेके आते हैं यहाँ पे। अब उसको अगर ब्रेक करके देखोगे आप, तो ये स्ट्रक्चर जो अगला वाला बनेगा आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, वो ये बनेगा। अरे यार, ये देखिए भैया, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो गया। बनाते रहा करो तुम लोग, कोई जरूरी नहीं कि हमें ही देखते रहो कि भाई ये बना रहे हैं तब बनाएंगे। और ये फिर ऐसे टूटेगा इधर की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। हम बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को और ज्यादा एम्फोसाइज करके बोल रहे हैं, इतनी बार बोल रहे हैं, इतनी ज्यादा बार, मतलब ऐसा होता है दोस्त, तुम लोग को लग रहा होगा सर एक ही चीज बार बार बोलते हैं। सर 6 बन रहे हाँ, हैं इसके। सर हाँ 6 बन रहे 6 हैं। बनेंगे। तो तुम लोग को ये जो लगता होगा ना, वो हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, हम जानबूझ के बोलते हैं वो, क्योंकि क्या है ना, इससे स्टूडेंट का बेनिफिट होता है वही चीज रिपीट करने में। नहीं तो एक ही स्टेटमेंट सोचो कि कोई क्यों रिपीट करेगा, हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं क्या बे जो एक ही स्टेटमेंट रिपीट करेंगे। लेकिन क्या है, तुम्हारा फायदा होगा इससे, इसलिए इसको बोला जाता है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन एक यहाँ पे हो गई है, डबल बॉन्ड की पोजीशन एक यहाँ पे हो गई है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है, और एक पाई बॉन्ड सपोज करो यहाँ पे है। इस न्यूक्लियोफाइल को देख के ये पाई बॉन्ड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे इस कार्बन पे, और उस कार्बन के बाद आपको एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हो पुराने वाले एग्जाम्पल में, कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 माइनस, अगेन CH2 माइनस। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला स्ट्रक्चर ये दोनों आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं है, डिफरेंस है इनमें। तो डिफरेंस है तो फिर से शुरू करेगा रेजोनेंस। अब शुरू करेगा तो फिर ये माइनस इस पे आके अटैक करेगा, ऐसे CH2 माइनस। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है, जो पाई बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल की एडजेसेंट पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होता है या फ्री रेडिकल होता है, तो वो उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। बाय डिफॉल्ट वो अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, जिससे कि वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल अटैक कर जाए। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर यही स्ट्रक्चर रिपीट होता रहेगा बार बार, यही पांचों Yes, sir. स्ट्रक्चर। यस हाँ सर। दोस्त, Yes, ये sir. हाँ, तो 5 स्ट्रक्चर Yes, दोस्त sir. रिपीट होते रहेंगे यही बार बार। कॉपी कर लियो, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाए इसका। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, ठीक है sir. भैया। यस सर। तो जब आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते टाइम ऐसे देखिए, ये बड़ा सा बना देते हैं ऐसे, CH2 माइनस, तो दोनों हाइड्रोजन थोड़ी यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एक स्केलेटन। अब पार्शियल पाई बॉन्ड क्या है, कभी यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड था ऐसे, कभी नहीं था, और इधर सब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे उसको सर्कल बना देते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे डेल्टा माइनस कर देते हैं, पैरा पे भी डेल्टा माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस, और यहाँ पे भी डेल्टा माइनस, और पूरे मॉलिक्यूल पे -1 है ना, इसको डेल्टा डैश माइनस कर देते हैं ऐसे, क्योंकि कभी माइनस था कभी नहीं था। ये देख लो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में CH2 पे कभी माइनस था कभी न्यूट्रल था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बना दिया इसको। और ये सारे डेल्टाज का समेशन -1 के बराबर होगा, क्योंकि ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज था, ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम वही एनर्जीज अगर कंपेयर करवाएं, या अगर आपसे डेल्टाज की बात करें, तो डेल्टा माइनस ऐसे का मैग्नीट्यूड प्लस 3 डेल्टा माइनस का मैग्नीट्यूड, ये इज इक्वल टू 1 आने वाला है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज की वैल्यू -1 थी ना भैया। ये समझ रहे होगे अगर कोई पूछे तो, डेल्टा डेल्टा का Yes, मैग्नीट्यूड। Yes, sir. हाँ, तो Yes, नेक्स्ट वाला अगर आपसे Yes, कोई sir. पूछे भैया हमें रेजोनेंस एनर्जीज इनकी कंपेयर करवाओ, तो मान लो इसकी है कोई E6, तो इसकी है E6। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा E5,
और E4 ऐसे ही E5 ले लो, मान लो E4 ले लो, और ये हो जाएगा E3, येलो पेन से बता रहे हैं ऊपर वाले, E2 और E1, ये E1 और E2 कंपेयर कर लोगे, पुराने जैसा ही है तो है यस ही। सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया दोस्तों, Yes, sir. E6 की वैल्यू सबसे कम होगी, उससे ज्यादा हो जाएगी किसकी वैल्यू, E1 equal to E5, E1 E5 sir. E1 equal to E1 E5, और E1 E5 की हो E5 जाएगी, और उससे ज्यादा हो जाएगी E2 E2 equal और E4 की, to E2 equal to और इससे ज्यादा होगी E3 की। ये एनर्जीज के, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी वाला। ठीक है दोस्त, हो जाएगा ये, आगे अब बताएं फिर। Yes Yes. sir. तो हमने Yes. तो आपको बता दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटीज का। अच्छा, अब चलिए, अब देखिए, हमने कल फिनॉल वाला लास्ट क्लास में ही बता दिया था, फिनॉल वाला तो हमने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। अब देखो दोस्त, इनके बेसिस पे हम कुछ कंपैरिजन करने जा रहे हैं। मतलब हमारा पर्पस ये था कि भाई आप लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे कि कैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी स्टेबिलिटीज कैसे कंपेयर करते हैं, उनके रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब हम कार्बोकटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में इनको यूज करने जा रहे हैं। अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि मतलब ऐसे ही हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब लगता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है जैसे हम बताएं आपको कि भैया मतलब इनका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर से बता रहे हैं कि ड्रॉ ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या एक सारे सुनो ना, कंपेयर स्टेबिलिटीज कर देते हैं, तुम लोग अपने आप कर लेना। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटायन, देखो अभी अब मजा आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटायन, इसी में रेजोनेंस भी आएगा। फॉलोइंग कार्बोकटायंस, कॉपी में कर लो इसको, लिख लो जल्दी से। कंपेयर स्टेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटायंस, वो कार्बोकटायंस हैं कौन कौन से। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप एक बात बताओ, CH3, CH2, और यहाँ पे लिख देते हैं CH2 प्लस। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट वाला, ये कार्बोकटायन है और इसके साथ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH। नए तरीके देखो, जानते हर कोई हो, 12th पास में तुरंत ही बता दोगे आंसर, लेकिन थोड़ा तरीका तो देखो, ये कार्बोकटायन है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम आपसे पूछें कि भैया आपके पास ये वाला है CH3 ऐसे, मतलब ये CH2 प्लस जो भी लिखा है ये कार्बोकटायन, एक ये लिखा है और यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस ये लिखा हुआ है। सपोज करो इसी में थर्ड वाला जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH। कॉपी करते रहो भैया, क्वेश्चन है ये, वन बाय वन एक्सप्लेन कर देंगे अभी। CH और ये CH2 प्लस, ये तीन कार्बोकटायन लिखे हैं सेकेंड वाले में। एंड थर्ड वाला एग्जांपल जो है उसमें देखो, आपसे हम पूछ लें कि आपको बताओ ये CH3 प्लस कार्बोकटायन वाले एक साथ लिख दे रहे हैं, CH3 CH2 प्लस ऐसे करके, और ये CH3 CH प्लस और ये CH3। सिंपल सा एक बार बता दें आपको, चलो देखो, ये CH3 होल थ्राइस, ये बार बार यही कराते हैं, तुमको लगेगा यही क्यों करा रहे हैं, जानते हो तुम लोग। चलो ये हम बता रहे हैं आपको स्टेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटायन। अब देखो सॉल्यूशन 1 लिखते हैं हम, ये तो क्वेश्चन हो गया। 1 वाला जब आप करोगे तो क्या आपको पता है कि जो CH3 CH2 CH2 है, ये CH3 CH2 और CH2 प्लस, इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ किस वजह से है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है। अभी आप इंडक्टिव ही तो पढ़े हुए हो। Yes sir. ये पॉजिटिव चार्ज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसकी विसिनिटी में है उनको पुल करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि अदर जो कार्बन हैं उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो गया, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हो तो वो ज्यादा ऐसे पुल करेगा, तो थोड़ी डिस्टेंस पे जाके दूसरा वाला भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में देयर इज जस्ट अ टेंडेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो टेंडेंसी बोले कोई कितनी होती है, टेंडेंसी भी तो कोई वैल्यू होगी।
तो भैया कार्बन पे जो प्लस आ गया है वो बगल वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हार्डली मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 to 3% टेंडेंसी होती है। कोई भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना नहीं शिफ्ट हो जाएगा कि किसी कार्बन पे प्लस लगा दो तो 10-15% शिफ्ट हो जाएगा, नहीं। हार्डली 2 to 3% इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो मान लो कार्बन पे पूरी तरीके 100% डेफिशिएंसी थी, लेकिन उसने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से 3% खींच लिए अपनी तरफ, तो थोड़ा सा 2 to 3% स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन अभी भी 97-98% इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज की वही रहेगी। बताओ दोस्त, CH2 प्लस की रहेगी भाई? Yes. Yes, Yes. yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, दोस्त, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया दोस्त। लेकिन बहुत बढ़िया चीज ये है कि दूसरा वाला जब मॉलिक्यूल लिखते हो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ अगर तुम लगा दोगे ना इंट्रामोलिकुलर, एकदम सही हो जाएगा सब। जैसे लिखा है CH2CH और ये CH2 प्लस। दोस्त हमने ये बताया है किसी भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल के बगल में अगर आपने डबल बॉन्ड लगा रखा है, इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब है ये जो पाई बॉन्ड लिखा हुआ है, ये पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को देख के अपने आप को ब्रेक कर लेगा। जैसे हमने बोला है कभी भी बाय लुकिंग एट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, a multiple bond containing molecule break itself so as to accommodate these electrophile or nucleophile, those electrophile और nucleophile। तो जब डबल बॉन्ड लगाया है उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे तुमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल हमेशा अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं जब उनको उनके एडजेसेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दिखता है। ऐसे ब्रेक करते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को अकोमोडेट कर ले। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो ये तोड़ेगा, ऐसे ब्रेक करेगा इस पाई बॉन्ड को जिससे कि इसको अकोमोडेट कर ले, तो उसी की तरफ तोड़ेगा। हम रटवा नहीं रहे, बहुत लोग बोलते हैं पॉजिटिव हो तो उसकी तरफ तोड़ो, नेगेटिव हो तो उसकी तरफ तोड़ो। अब यार लॉजिक देखो उसका, बहुत सारे रिजल्ट रूल्स होते हैं। हम भी कभी कभी बताते थे ये बहुत पहले, या पॉजिटिव हुआ था ऐसे तोड़ना ये तोड़ना। अब कितना रटेगा बच्चा, मतलब लॉजिक समझो, तुम लोग 12th पास में हो। तो प्लस चार्ज है वो इसी की तरफ तोड़ेगा। एरो समझ में आ रहा है? एरो किधर क्यों बनाया हमने? Yes, sir. एरो इसलिए Yes, बनाया। sir. Yes, sir. हाँ Yes, दोस्त, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। जैसे तुमने किया, तो जैसे तुमने किया है तो आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कार्बन पे, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा CH, और राइट साइड आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज दिखा, इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये जो डबल बॉन्ड है राइट वाला, वो बोलेगा इस पॉजिटिव को हम अकोमोडेट करेंगे। तुरंत ही अपने पाई बॉन्ड को इधर की तरफ ब्रेक कर लेगा। ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है जिस कार्बन की तरफ एरो है, एरो का हेड है, जिस कार्बन की तरफ एरो का हेड है वहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके फिर से डबल बॉन्ड बना देंगे। तो क्या फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर फिर से मिल जाएगा तुमको? Yes, बताओ sir. भैया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है ये दोनों स्ट्रक्चर्स, भाई ये दोनों स्ट्रक्चर्स बार बार एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। बार बार इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस का फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आएगा वो इन दोनों से अलग है, इन दोनों का एवरेज आएगा। वो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे लिखते हैं उसको, CH2 CH और फिर यहाँ पे CH2। अब पार्शियल पाई बॉन्ड एक बार कभी पाई था इन दोनों के बीच में, कभी नहीं था, ऐसे तो ये पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा इनके बीच में। और नेगेटिव चार्ज कभी था ही नहीं यहाँ पे। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले पे एक बार पॉजिटिव था एक बार नहीं था, तो एवरेज क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। एक्सट्रीम राइट वाले पे भी एक बार पॉजिटिव था एक बार नहीं था, तो क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर। और एक पाई बॉन्ड दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए हर जगह कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/2 1/2। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकेटायन इज दिस। और कोई पूछे एक बात बताओ भैया, ये 2 डेल्टा प्लस की वैल्यू क्या होगी, या डेल्टा प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या वो 1/2 आएगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मतलब 2 डेल्टा प्लस, ओवरऑल चार्ज 2 डेल्टा प्लस था, उसकी वैल्यू +1 रहेगी। तो इसका मतलब डेल्टा प्लस की वैल्यू जो है वो जो आ रही है आपकी, वो हाफ आ रही है। लेकिन दोस्त एक बढ़िया चीज इसमें ये है जो तुम लोग गौर नहीं कर रहे हो। सबसे पहले ऊपर एकदम टॉप पे स्क्रीन पे देखो, टॉप पे देखोगे तो ये जो येलो से हम बना रहे हैं मॉलिक्यूल, इसमें क्या है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पूरा पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज का 50% रिड्यूस हो गया उस पर्टिकुलर कार्बन पे, 50% डिलोकलाइज हो गया एक तरह से। अरे पहले पूरा Yes, प्लस sir. था, Yes, sir. Yes, sir.
जो आपने मॉलिक्यूल लिखा था उसमें आयन लिखा था उसमें पूरा प्लस था, और एक बार रेजोनेंस करने की वजह से वो 50% स्टेबलाइज हो गया, जबकि वही पहले वाले मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट से हार्डली 2 to 3% स्टेबलाइज हुआ था। तो इसका मतलब है रेजोनेंस से जो वो 2 to 3%, 2% मैक्सिमम होता है। तो जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है वो अराउंड 50% है, हम ये बोल सकते हैं। और ये जो पहले वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से थी, वो तो सिर्फ 2 to 3% थी हार्डली। तो इसका मतलब है रेजोनेंस इफेक्ट इज मच मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, मानोगे इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। रेजोनेंस इफेक्ट इज, तो यहीं पे लिखिए इसको देख के ऐसे कंक्लूजन लिखो कि इंडक्टिव इफेक्ट से हार्डली 2 to 3% स्टेबलाइज हो रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट से अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो हार्डली 2 to 3% स्टेबलाइज हो रहा था। और जो दूसरी चीज है लिखो जरा उसको, भैया लिखते रहो दोस्त। इंडक्टिव इफेक्ट से हार्डली 2 to 3% स्टेबलाइजेशन था, ऐसे ही 2 to 3% स्टेबलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। लेकिन दोस्त रेजोनेंस की वजह से अराउंड 50% स्टेबलाइजेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, अराउंड 50%। ठीक है, वो एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होती है डिसिमिलैरिटीज। तो 50% स्टेबलाइज बोल सकते हैं थ्योरेटिकली। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, तो यही कंक्लूजन लिखो कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मच मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज मच मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. Yes, sir. हटाए भैया और आगे बताएं अब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देख लो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लो आप। नेक्स्ट वाला आपको समझ में आ रहा है ये जो लिखा हुआ है CH2, मतलब एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने बता दिया जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कोई डाउट? एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो एग्जांपल नंबर 2 का नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम बताने जा रहे हैं। जो एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, अबे यार भाई क्या हो रहा है इसमें? हमारे पेन में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई लग रहा है। हैंड वर्क कर रहा है, पेन नहीं वर्क कर रहा है। ये समझ रहे हो बच्चा आप लोग? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं। ये तुम लोग एक काम करो दोस्त, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है? रो ब्रेक नहीं ले लो, हमारा ये आईपैड की जो पेन है ना ये प्रॉब्लम कर रही है, चल नहीं रही है। तो एक काम करते हैं, 8:10 हो रहा है। मैं 10 मिनट्स का टाइम दे दूं, 8:20 पे फिर से ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है दोस्त? 8:20 पे हम तब तक Yes, इसको sir. कुछ Yes, sir. करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है दोस्त, अभी ज्वाइन करते हैं।